हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ लेरिंगोस्कोपी। इसमें हम लोग देखेंगे पोजिशनिंग कैसे किया जाता है, लेरिंगोस्कोपी कैसे होता है, इंट्यूबेशंस का जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे करते हैं, इन्फ्लेट द कफ यानी कि ईटी ट्यूब का जो कफ होता है उसको इन्फ्लेट कैसे करते हैं और कितना उसमें प्रेशर रखते हैं, एंड चेक फॉर द राइट पोजीशन ऑफ द ट्यूब यानी ट्यूब का जो पोजीशन है वह राइट जगह पे है, राइट प्लेस पर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ। इन सब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप लेरिंगोस्कोप का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जा करके देख ले। उसमें हम लोग लेरिंगोस्कोप के बारे में डिस्कस किए हैं कि लेरिंगोस्कोप क्या होता है, इसका यूज कब और क्यों करा जाता है, उस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के देख ले, फिर इस वीडियो को अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका स्टेप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप में होता है पोजीशनिंग। पेशेंट को पोजीशनिंग कौन सा पोजीशन किया जाता है और क्यों किया जाता है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मॉर्निंग स्निफिंग पोजीशन और बार्किंग डॉग पोजीशन होता है, यानी कि दो पोजीशन हम लोग इसमें करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर स्निफिंग पोजीशन देखते होंगे। स्निफिंग पोजीशन में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, यानी एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इसमें एक्सटेंड करके फिर यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्लेक्सेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, यानी यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है सर्वाइकल जो स्पाइन होता है वो फ्लेक्स होता है। इसको हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये होता है स्नैपिंग पोजीशन, ये पोजीशन करना होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो यहाँ पे जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस बिल्कुल विजुलाइज होता है, क्लियरली विजुलाइज कर पाते हैं। देन एक होता है बार्किंग डॉग पोजीशन, इसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, यानी बार्किंग डॉग पोजीशन। इसमें क्या होता है, जब डॉग बार्किंग करता है यानी कि भौंकता हुआ रहता है तो उसका जो गला क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बार्किंग डॉग पोजीशन। यहाँ पर आपको बार्किंग डॉग पोजीशन में देखते होंगे एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड है, यहाँ पे बिल्कुल नेक जो है पेशेंट का एक्सटेंड है। तो चलिए हम लोग इसको समझ गए होंगे, ये क्लियर हो गया होगा कि स्निफिंग पोजीशन होता है, उसके बार्किंग डॉग पोजीशन होता है। एक और होता है रोज पोजीशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रोज पोजीशन। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्निंग स्निफिंग पोजीशन क्या होता है, बार्किंग डॉग पोजीशन क्या होता है, उसके बाद रोज पोजीशन एक होता है वो क्या होता है। तो ये तीनों पोजीशन को याद रखना है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देयर इज द मूवमेंट ऑफ टू ज्वाइंट, कितना टू ज्वाइंट में इसका मूवमेंट होता है। सबसे पहले इसमें एक में क्या होता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जो होता है, एटलेंटो यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो बोन होता है हमारे पीछे जो ब्रेन साइड में होता है ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पर एक ज्वाइंट बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, जो क्या होता है एक्सटेंडेड हो जाता है, एक्सटेंशन करता है। एंड एक होता है नेक ज्वाइंट, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ज्वाइंट में मूवमेंट आता है, तो टू ज्वाइंट्स में आता है। कौन कौन तो आएगा इसमें, नेक ज्वाइंट एंड एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट आएगा। इसमें क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है, पेशेंट फ्लेक्सेशन उसका नेक का हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेप ऑफ लेरिंगोस्कोप पे पोजिशनिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लेरिंगोस्कोपी कैसे होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसमें किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, होल्ड द लेरिंगोस्कोप इन द लेफ्ट हैंड, यानी कि जब भी लेरिंगोस्कोप होगा तो इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना है। देन इंट्रोड्यूस द लेरिंगोस्कोप फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ का जो राइट एंगल होता है उससे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए राइट इस साइड में क्या है, राइट है, इधर लेफ्ट है, तो राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंसल्ट करके और माउथ का राइट साइड से इसको पहले इंसल्ट करते हैं, उसको फिर जो टंग होता है टंग को हम लोग लेफ्ट साइड के तरफ ले करके जाते हैं। ये यही बोल रहा है कि इसमें इसी तरह से होता है। उसके बाद क्या, स्वैप द टंग फॉर द मिडिल टू लेफ्ट साइड, यानी क्या करता है, यहाँ पर देखिए मिडिल से लेफ्ट साइड की तरफ क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं जो टंग होता है, फिर यहाँ से विजुलाइज हो पाता है। फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस द लेरिंगोस्कोप डीप एंड ट्राई टू लोकेट एपिग्लोटिस। अब यहाँ से क्या करते हैं कि डीप ले करके जाते हैं, डीप ले जाने के बाद वहां पर हम लोग देखते हैं एपिग्लोटिस यहाँ पे विजुलाइज हो पा रहा है या नहीं। एपिग्लोटिस इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस।
ये आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप एनाटॉमी वाले वीडियो, इसका जो प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस किस तरह से विजुलाइज होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस आगे के ये साइड में क्या होता है, टंग होता है, फिर यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, एंड इस एरिया में क्या होता है, वेलिकुला होता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं ये किस तरह से होता है। रीच फोल्ड बिटवीन द एपिग्लोटिस एंड एरिटेनॉइड्स वेलिकुला, यानी एरिटेनॉइड्स और वेलिकुला को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि रीच करते हैं, फोल्ड करते हैं। यहाँ पर एपिग्लोटिस जो होता है, अब इसको पहले हम लोग समझते हैं एरिटेनॉइड्स क्या होता है, उसका वेलिकुला का जो लोकेटेड कहाँ पे होता है, इसका जो लोकेशन को हम लोग पहले समझते हैं। इस एरिया को हम लोग जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरिटेनॉइड्स बोलते हैं। इस एरिया को एरिटेनॉइड्स बोलते हैं और इस एरिया को बोलते हैं वेलिकुला बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में पहले समझिए, इस एरिया को पहले हम लोग समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको ग्लोटिस बोलते हैं। फिर यहाँ से इस तरह से जो बना हुआ होता है, अब जो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, ये आप जो देख रहे हैं इस तरह से, ये वही है, इस तरह से अगर होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एपिग्लोटिस होता है, इसको ग्लोटिस बोलते हैं, इस एरिया को ग्लोटिस बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है, टंग होता है, जो टंग का इस एरिया होता है, और इस एरिया का जो रहेगा, इस एरिया को वेलिकुला बोलते हैं। और इस एरिया को हम लोग जो बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं एरिटेनॉइड्स बोलते हैं। एरिटेनॉइड्स समझ गए क्या होगा, वेलिकुला क्या यहाँ पे होता है, समझ गए। तो अब आगे हम लोग चलिए इसको समझते हैं। हिंग द टिप ऑफ लेरिंगोस्कोप इन वेलिकुला, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि हिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंग, यानी कि यहाँ से जो होता है, जो इसका वेलिकुला होता है, उसका टिप हम लोग लेरिंगोस्कोप से क्या करते हैं, उस टिप को अगर जो प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद इस एपिग्लोटिस का फोल्ड क्या होता है कि वहां से ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे विजुलाइज होने लगता है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये होता है। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, वोकल फोल्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोटिस, यानी इसी ग्लोटिस बोलते हैं। इस एरिया को बोलते हैं एपिग्लोटिस। और यहाँ से जो एरिया बचा हुआ होता है, इसको बोलते हैं वेलिकुला बोलते हैं। और इस एरिया को बोलते हैं हम लोग एरिटेनॉइड्स बोलते हैं, इस एरिया को एरिटेनॉइड्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें समझते हैं। जब यहाँ पर जो टिप पहुंचेगा, टिप इस एरिया में पहुंचता है, चाहे इस एरिया में अगर ला करके हम लोग प्रेस करते हैं, या इसको प्रेस करके ये जो फोल्ड यहाँ से ढका हुआ रहेगा, इसको कवर किया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग लिफ्ट करते हैं और यहाँ से विजुलाइज हो पाता है। एंड दूसरा, वेलिकुला वाले एरिया में अगर प्रेस करते हैं तो उस टाइम में भी इसको फोल्ड ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से ग्लोटिस विजुलाइज हो पाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिफ्ट द लेरिंगोस्कोप टुवर्ड्स द रूफ, यानी रूफ पे क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, इस एरिया पर लिफ्ट करते हैं। एंड यहाँ से क्या होता है, टुवर्ड्स जो होता है रूफ, इसका रूफ पे हम लोग करते हैं, तब होता है ग्लोटिस ओपनिंग इज विजुलाइज हो जाता है, यानी ग्लोटिस उस टाइम में विजुलाइज हो जाता है। चलिए समझ गए कि यहाँ पे इस फिगर को भी समझ गए होंगे। क्या करते हैं, मिडिल से हम लोग लेफ्ट की तरफ टंग को लाते हैं। वेलिकुला प्रेशर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि एपिग्लोटिस और वेलिकुला होता है। एपिग्लोटिस ऊपर की तरफ रहता है, वेलिकुला नीचे की तरफ होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इंट्यूबेशन किस तरह से इसको कराया जाता है। देखिए इसका बेस्ट पोजिशन ऑफ ईटी ट्यूब क्या होता है, इसका 3 से 4 सेंटीमीटर अबाउट कैरिना, यानी कैरिना आप लोग समझ रहे होंगे कैरिना कहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में जो देख रहे होंगे, इस फिगर में इसको बोलते हैं ट्रेकिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और यहाँ से इस एरिया को जो रहता है, इसी को बोलते हैं कैरिना बोलते हैं, इसको कैरिना बोलते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कैरिना है। देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पे फिगर आया हुआ है, और यहाँ तक ये ट्रेकिया है। और इधर आने के बाद क्या होता है, ब्रोंकस बन जाता है, ब्रोंकस इस साइड में है, और फिर यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स होता है। उसके बाद यहाँ से एल्वोलाई की तरफ चले जाते हैं। ये जो कैरिना होता है, कैरिना से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि इतना पर आकर के बैलून को फिट कर देना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकस है, ये ट्रेकिया, और यहाँ पर राइट मेन ब्रोंकस है, यहाँ पर लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो कैरिना से कितना ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी अपर साइड में रखते हैं। तो 3 से 4 सेंटीमीटर अपर साइड में हम लोग रखते हैं, किससे, कैरिना से रखते हैं। कैरिना समझ गए, जहां से ट्रेकिया से क्या होता है, ब्रोंकस डिवाइड होता है, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं कैरिना, इससे ऊपर की तरफ रखना है। तो ये क्लियर हो गया होगा।
होल्ड इटी ट्यूब इन द डोमिनेंट हैंड, यानी डोमिनेंट हैंड में रखना, अपोजिट। अगर लेफ्ट हैंड से हम लोग लेरिंगोस्कोप को होल्ड किए हैं तो हम लोग राइट हैंड से क्या करेंगे, इटी ट्यूब को पकड़ेंगे। डोमिनेंट हैंड से हम लोग क्या करेंगे, इटी ट्यूब को होल्ड करेंगे और यहाँ से हम लोग पास करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे पोजिशनिंग, अप्लाई रिक्वायर्ड प्रेशर अंटिल इटी ट्यूब प्लेसमेंट इन कन्फर्म एंड कॉफ इनफ्लेट, यानी कि जब हम लोग प्लेसमेंट कर देते हैं इटी ट्यूब को तो उस टाइम में हम लोग कंफर्म हो जाते हैं, फिर कप को इन्फ्लेट करते हैं। जब यहाँ पे कप आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। देखिए इन्फ्लेटिंग कप ट्यूब यहाँ पे है। इटी ट्यूब आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब जो दिख रहा होगा ये है। वोकल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा। एसोफेगस पीछे की तरफ जो होता है, एसोफेगस आगे की तरफ होता है ट्रेकिया एंड इन्फ्लेटेड कफ। यहाँ पर क्या हुआ, कफ इन्फ्लेट हो गया है। तो चलिए इन्फ्लेट किस तरह से करते हैं यहाँ पर उसको हम लोग पहले देखते हैं। इन्फ्लेट जो होता है कफ, उसमें ऑप्टिमम एक कप प्रेशर रखा जाता है। एक ऑप्टिमम जो होता है कप का प्रेशर होता है जिसको हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर यानी H2O इसका प्रेशर को मापते हैं। ये उसका क्या है, यूनिट है। उसके बाद 18 to 22 mm ऑफ Hg यानी मरकरी, इनसे हम लोग मापते हैं। ये इसका क्या है, यूनिट है, यूनिट से हम लोग मापते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर नैनोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर नैनोमीटर बोलते हैं। इससे हम लोग प्रेशर चेक करते हैं। इटी ट्यूब का जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको पायलट बैलून बोलते हैं। इस एरिया पर जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पायलट बैलून बोलते हैं। इस पायलट बैलून के पास इसको लगाते हैं तो यहाँ से प्रेशर पता चल जाता है कि ज्यादा नहीं और कम प्रेशर भी नहीं। प्रेशर एक ऑप्टिमम होना चाहिए। नहीं अगर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उस टाइम में इस एरिया में क्या होगा कि इंजरी आ सकता है, इस्केमिया हो सकता है, इसका मसल का यहाँ पर इंजरी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेशर एक ऑप्टिमम होना चाहिए और प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए। प्रेशर अगर कम होगा तो ये क्या करता है, सील्ड करता है, यहाँ से सील्ड करता है। जैसे कि यहाँ से एस्पिरेशन होगा तो इसको सील्ड करने का काम करता है। उसके बाद वेंटिलेशन को भी सील करता है। तो इसके लिए भी इसका यूज होता है। इस डिवाइस का नाम क्या है, प्रेशर नैनोमीटर बोलते हैं। इसको भी याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 यूनिट होता है, यानी 2 यूनिट से हम लोग इसको मेजर करते हैं। सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 2 यूनिट से हम लोग इसको चेक करते हैं, इसका प्रेशर को मेजर करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या होता है इसका। जैसे रोल ऑफ कप है, तो अब रोल ऑफ कप क्या होता है इसमें देखिए, इट प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी जब पेशेंट का स्टोमक से कोई भी कंटेंट बाहर की तरफ आएगा तो वो ट्रेकिया में नहीं जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कफ जो हुआ लगा हुआ होता है वो उसी को प्रिवेंट करता है। एंड क्रिएट ए सील फॉर वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन के लिए क्रिएट करता है, एक सील बनाता है और वहां से बहुत ही अच्छे से वेंटिलेट हो पाता है पेशेंट। देन कफ डज नॉट प्रिवेंट द डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब, यानी यहाँ पर डिसलॉजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल रिमूव या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। यानी क्या होता है, एक्सीडेंटल यहाँ पर रिमूव नहीं हो जाए और डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्यूब हो जाए, तो इसका ये प्रिवेंट नहीं करता। ये कफ का ये काम नहीं है। कफ यहाँ से अगर ट्रेकिया में है, इन्फ्लेट है कफ, यहाँ से अगर एक्सीडेंटल यहाँ से प्रेशर कोई लगेगा तो कफ बाहर आ सकता है। ये इसका प्रिवेंट नहीं करता है। यहाँ से ये सील कर देगा तो बाहर से इसमें अगर प्रेशर लगा करके हम लोग खींचेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं, इसको सील नहीं किया जाता। जब कप लगाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जो कि रिमूव ना हो, एक्सीडेंटल रिमूव इसमें पेशेंट से ना हो, तो इसके लिए करते हैं। इसको भी याद रखना है। सिर्फ ये काम क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एस्पिरेशन का करता है और सील्ड करता है। वेंटिलेशन के लिए एक सील होता है, लेकिन कफ डज नॉट प्रिवेंट जो होता है इसका रिमूव जो होता है उसको नहीं प्रिवेंट करता है। तो देन ये समझ गए होंगे किस तरह से ये होता है, रोल क्या होता है कफ का, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चेक फॉर द राइट पोजीशन ऑफ द ट्यूब, यानी कि ट्यूब का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि राइट पोजीशन पे ट्यूब गया है या नहीं गया है। हो सकता है कि एसोफेगस में भी पे जा सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग को चेक करना होता है। अटैचिंग अ मॉनिटर कॉल्ड केप्नोग्राफ, यानी केप्नोग्राफ के थ्रू हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। एक डिवाइस होता है केप्नोग्राफ और इससे मॉनिटर कर पाते हैं। तो केप्नोग्राफ अगर नहीं पढ़े हैं तो ये भी आप जाकर के मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, इसको बहुत ही क्लियरली समझाए हैं। उसके बाद अस्कल्टेशन करते हैं हम लोग, अस्कल्टेशन के थ्रू करते हैं। स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेशन करके हम उससे भी पता करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे से भी पता चलता है। वेपर कंडेंसेशन
ऑन द ट्यूब, यानी कि इसमें क्या होता है, वेपर कंडेंसेशन से हम लोग भी पता करते हैं। ये क्या होता है, वाष्पीकरण, यानी कि अगर क्या होगा कि प्लेसमेंट अगर रॉन्ग प्लेसमेंट होगा, एसोफेगस में अगर चले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक वाष्पित होगा। जो ट्यूब होता है, ट्यूब में एक वाष्प की तरह आएगा, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, वह आएगा, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व द चेस्ट राइज एंड फॉल ड्यूरिंग वेंटिलेशन, यानी कि क्या होता है, वेंटिलेशन के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि चेस्ट क्या होता है, राइस हो रहा है या फॉल हो रहा है, तो इससे भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये होता है इसका चेक करने का टेक्निक, कि हम लोग किस तरह से चेक करते हैं कि राइट पोजीशन पर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है पेशेंट का, तो इससे हम लोग पता करते हैं। इंक्यूबेशन का एक सीरीज जो चला है, इसमें हर एक वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप सीरीज का प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपके यूज का कोई भी वीडियो हो तो उसको आप देख सकते हैं। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।